प्यारे बच्चों, आज आपको टाइम एंड टेंस शुरू करने के लिए जा रहे हैं। टाइम एंड टेंस, टाइम का मतलब समय होता है, टेंस का मतलब काल होता है, लेकिन ये दोनों में थोड़ा अंतर भी है। टाइम यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये कॉन्सेप्ट है कि समय जो बीत गया वो पास्ट है, जो वर्तमान है वो प्रेजेंट है, और जो आने वाला समय है वह फ्यूचर है। और टेंस का वर्क क्या है? तो टेंस का वर्क यह है कि जो कंस्ट्रक्शन होता है, इसके साथ जो वर्ब आता है, तो वर्ब के साथ जो सामंजस्य बैठाया जाता है उस सब्जेक्ट के साथ, उसको टेंस बोलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। जब टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं तो टाइम एंड टेंस में 4 तरीके के होते हैं। ये तो एक पहला तो ये होता है ये कि प्रेजेंट में 4 होता है। टेंस तीन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट भी 4 होता है। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको आप कहीं लिखे हुए देखे होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले तो नाम से ही पता चलता है। इनडेफिनिट यानी उसमें डेफिनिट कुछ भी नहीं है, उसको इनडेफिनिट बोलते हैं। दूसरा कंस्ट्रक्शन बनता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना, या लगातार कोई वर्क हो रहा है उसको जो कंटिन्यू हो रहा है उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं, यानी काम जारी है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट उसको बोलते हैं, परफेक्ट मतलब काम ऑलरेडी हो चुका है, काम खत्म हो चुका है, उसको परफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको बोलते हैं, इसमें परफेक्ट भी लगा हुआ है और कंटिन्यूअस भी लगा हुआ है, और ऊपर में भी कंटिन्यूअस देख रहे हैं और परफेक्ट भी देख रहे हैं। परफेक्ट का मतलब होता है काम खत्म हो जाना, कंटिन्यूअस मतलब जारी रखना। तो इसमें तो दोनों है, लेकिन थोड़ा अंतर है, और अंतर है इसके बाद ही एक कंस्ट्रक्शन बना है। परफेक्ट मतलब होता है काम खत्म होना, यानी किसी एक समय से ख़त्म हुआ और किसी एक समय में जाकर के ख़त्म हो गया। किसी एक समय में शुरू हुआ और किसी एक समय में जाकर के ख़त्म हुआ है, तो इस पीरियड में जो काम हुआ उसको परफेक्ट बोलते हैं। लेकिन लास्ट में क्या लगा हुआ है? कंटिन्यूअस, यानी अभी भी काम जारी है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको बोलेंगे। ऊपर वाला जो कंटिन्यूअस है, वर्क कहाँ से शुरू हुआ इसमें पता नहीं चल पाता। परफेक्ट है तो काम खत्म हो गया, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि कब शुरू हुआ। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये पता चल रहा है कि काम किसी निश्चित समय से शुरू हुआ। जब ऐसा महसूस हो कि किस निश्चित समय से शुरू हुआ और अभी भी जारी है, तो ऐसी स्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रेजेंट में 4 फॉर्म है, उसी प्रकार से पास्ट में भी 4 फॉर्म आता है। एक एक करके डिटेल्स हम पढ़ाएंगे। ऐसे नाम काउंटिंग कर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में भी 4 आते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको काउंट करने के बाद 4 4 4 यानी 12 आता है। तो आज इसमें से एक का चर्चा करेंगे और एक एक करके आपको पूरा करेंगे। क्या है ये? सबसे पहले आपको लिए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, और इसमें लिखा हुआ है वन एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसको समझना होगा कि आखिर है क्या। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब आएगा, वर्ब में एस और ई एस लगा हुआ रहेगा, ई एस, और तीसरा जो आएगा वन, यानी वर्ब फॉर्म का जो मेन फॉर्म होता है उसको वन बोलते हैं, वर्ब फॉर्म वन। और एस और ई एस जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है तो उसके साथ जो मेन वर्ब आता है उसमें मेन वर्ब में एस या ई एस लगाया जाता है। अब पूछेगा कि एस और ई एस कब कब लगता है, तो कुछ जानकारी के लिए बता दूं कि एस, जितने भी वर्ब होते हैं सामान्यतया उसमें एस ही लगाए जाते हैं। और कुछ ऐसे क्लू आपको दे रहे हैं जैसे कि ओ, एक्स, जेड, सी एच, एस एच, एस एस, ये वर्ड्स, ये लेटर से जो लास्ट करता है उसमें ई एस जोड़ते हैं। ओ से लास्ट करे जैसे कि गो, यदि गो ओ से लास्ट कर रहा है तो यहाँ पे ई एस लगाएंगे। एक्स यदि लास्ट कर रहा है तो ई एस लगाएंगे। जेड से लास्ट कर रहा है तो ई एस लगाएंगे। सी एस से लास्ट कर रहा है तो ई एस लगाएंगे। एस एस से लास्ट कर रहा है तो सी एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। और डबल एस से लास्ट कर रहा है तो उसमें भी ई एस लगाएंगे। ये तो हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके जो आने वाला मेन वर्ब होता है उसमें एस या ई एस लगाते हैं, और इसके अलावा जो सब्जेक्ट आता है उसमें वर्ब फॉर्म वन लगाते हैं। एक और स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ चर्चा करना जरूरी है। सामान्यतया जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर अभी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे मेन वर्ब है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट छोड़ करके इसके अलावा जितना भी आता है उसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है और मेन वर्ब भी आता है। हेल्पिंग वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो मेन वर्ब की सहायता करने के लिए आता है, उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपको डू डज आता है और मेन वर्ब आता है। जब हेल्पिंग वर्ब आता है, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है तो मेन वर्ब में एस और ई एस नहीं लगता है। जैसे यदि कम यदि लेते हैं तो एस लगाते हैं, तो जब यदि डू डज कोई फॉर्म आएगा तो इसमें एस ई और एस ई एस वाला फॉर्म नहीं आएगा। जब ए आएगा तो ए नहीं आएगा, यानी जब हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसमें एस और एस नहीं आएगा। और यदि इसमें एस और एस ले लेते हैं तो ये नहीं आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब में जो एस और एस वाला आता है वो नहीं आएगा। और डिटेल से आपको आगे चर्चा करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका पहला है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगा दिए हैं।
हेल्पिंग वर्ब तो अनिवार्य रूप से आता ही आता है, लेकिन कभी कभी नहीं आता है तो मेन वर्ब में एस और एस लगा करके, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और कम्प्लीमेंट्री है तो कम्प्लीमेंट्री बना करके उसको सेंटेंस को बनाते हैं। एग्जाम्पल लिए हैं आपका, सी कुक्स फूड, तो यहाँ पर कुक जो है मेन वर्ब आया है तो उसी में एस और एस यानी एस लग गया है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। जब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लेना ज़रूरी हो जाता है। जिसमें यदि है तो उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिसमें नहीं है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज से हम हेल्प लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लेकर के इससे हेल्प लेते हैं नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी। तो नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, डू डज फॉर्म लेंगे और उसी में नॉट लगा देते हैं, तो मेरा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। अब क्या है कि डज कहाँ यूज होगा, तो डज का वही फॉर्मूला होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यदि डू डज आ गया तो जो मेन वर्ब आएगा उसमें एस और यस नहीं लेगा। अफर्मेटिव में यहाँ लगाए हैं चूंकि वहाँ पे डू डज फॉर्म नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे डू डज फॉर्म आ गया, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो उससे कोई लेना देना नहीं है। जो ही डू डज आया तो मेन वर्ब में एस और यस फॉर्म कभी भी नहीं आएगा, एकदम माइंड में नोट लॉक कर लेना है। और यदि नॉट आता है तो नोट जस्ट एक्सिलरी वर्ब के पास में ही रहेगा, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा, एक्सिलरी वर्ब के साथ में ही आता है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका एग्जाम्पल ये है, ही डज नॉट रन, तो डज के साथ नॉट आ गया, और रन में यदि डज नहीं रहता तो एस लेता, तो यहाँ पे सही है ही डज नॉट रन। इसका एक इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव में अभी तुरंत बताए हैं, यदि अफर्मेटिव हो तुम्हें उसमें हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, यदि ना हो तो एस और यस डू और डज फॉर्म में लेते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पे डू डज का यूज़ करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री हो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, डू यू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे देख रहे हैं यू आया है तो एस और एस फॉर्म नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ गया डू यू, और प्ले यानी डू डज फॉर्म आ गया है तो इसमें एस और एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और क्रिकेट ये कॉम्प्लीमेंट्री है, तो डू यू प्ले क्रिकेट ये आपका इंट्रोगेटिव बन गया। एक और इंट्रोगेटिव होता है, ये ऊपर वाला तो यस नो इंट्रोगेटिव है। इससे पिछले वाला वीडियो में आपको यस नो और WH वर्ड यानी क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, आपको वीडियो बना चुके हैं, बहुत ही अच्छा है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये WH इंट्रोगेटिव होता है, तो इसको बनाने के लिए कोई माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको यस नो क्वेश्चन होता है उसी में सबसे पहले WH वर्ड लगा देते हैं, आपका WH वर्ड क्वेश्चन तैयार हो गया। एग्जाम्पल है आपका, व्हाई डू दे कम, वे क्यों आते हैं, तो इस प्रकार से